Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our lesson 2nd of class 10th Geography, Forest and Wildlife Resources. So, as you all know कि जहाँ जिस अर्थ पर हम रहते हैं वहाँ पर मिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया सब पाए जाते हैं। स्टार्टिंग होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया तक, लीचन से बनियान ट्री तक और एलिफेंट से ब्लू व्हेल तक हर टाइप की वैरायटी जो है हमारी अर्थ पर देखने को मिलती है। और ये जो पूरा हैबिटेट है वहाँ पर हमें इमेंस बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ह्यूमन जो है अपने साथ साथ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के साथ मिलकर एक इकोसिस्टम को बनाता है। और हम जितने भी लोग जो लिविंग बीइंग्स है जो अर्थ के ऊपर रह रहे हैं वो अपने लाइफ के सर्वाइवल के लिए इसी इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे जो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी एयर की क्वालिटी को रिक्रिएट करते हैं, अच्छा करते हैं ताकि इसमें हम सांस ले सकें। हम जो वाटर ड्रिंक करते हैं या फिर जो सॉइल जिस पर हम अपने लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं उन सब के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। फॉरेस्ट जो है इस इकोलॉजिकल सिस्टम का बैलेंस बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग बीइंग्स है, उनका प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो फॉरेस्ट है जिसके ऊपर वो डिपेंड है। नेक्स्ट इज फ्लोरा एंड फ्यूना इन इंडिया। भारत के अंदर जो वनस्पति पाई जाती है, अगर हम अपने अराउंड देखें तो हमें कई टाइप के एनिमल और प्लांट्स नजर आते हैं जो उस एक एरिया के अंदर अपने यूनिक होते हैं। तो इंडिया के अंदर भी या फिर हम पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे रिच कंट्री इसको कहा जाता है जहां पर सबसे वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और जितनी बायोडाइवर्सिटी इंडिया के अंदर है उसमें से बहुत कम, ट्वाइस या थ्राइस नंबर जो है वो अभी तक डिस्कवर हो पाया है। इसी के साथ साथ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है इंडिया के अंदर वो भी काफी एक्सटेंट है और काफी वैरायटी में पाए जाते हैं। हमें अपनी डेली लाइफ में रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट है इस चीज को आपने रियलाइज किया होगा। तो ये जो डाइवर्स फ्लोरा और फ्यूना है वो इंटीग्रेटेड है हमारी डेली लाइफ के साथ और जिसको कि हमने ग्रांटेड ले लिया है। लेकिन आज के टाइम में अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो वो बहुत बड़े स्ट्रेस में है। कौन? हमारे कंट्री की फ्लोरा एंड फ्यूना, क्योंकि इनसेंसिटिवली जो है एनवायरनमेंट में इनका यूज हो रहा है। कुछ एस्टिमेट सजेस्ट किए हैं जिससे कि एटलीस्ट 10% जो इंडिया रिकॉर्ड कर सकता है वाइल्ड फ्लोरा और 20% जो है मैमल्स जो कि इंडिया के अंदर रहते हैं जो कि थ्रेटन लिस्ट में है, जो कि खत्म होने के कगार पर पहुंच गए हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको क्रिटिकल की कैटेगरी में डाला गया है क्योंकि वो एक्सटिंक्शन की राह पर है या कगार पर है, खत्म होने वाले, लाइक चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट और प्लांट्स जिसके अंदर की मधुका और या फिर इंसाइनिजो की एक वैरायटी है, वाइल्ड वैरायटी महुआ जो होता है उसका, और उसी के साथ साथ ह्यूबार्डिया, हेप्टानियन जो कि एक स्पेशल टाइप की ग्रास है। इनफैक्ट कोई भी ये नहीं कह सकता कि कितनी स्पीसीज जो है अभी तक खत्म हो चुकी हैं। आज के टाइम में जितने भी लार्जर और विजिबल एनिमल और प्लांट्स जो है हमारी अर्थ के ऊपर, हम सिर्फ उनके बारे में अगर बात करें या फिर इंसेक्ट या प्लांट्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे हैं जो खत्म होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। डिफरेंट कैटेगरीज जो है एक्सटिंक्टिंग प्लांट और एनिमल स्पीसीज की है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स उसने इस सबके कैटेगराइज किया है। तो इनको हम क्लासिफाइड करते हैं जिसमें फर्स्ट आता है नॉर्मल स्पीसीज। वो स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन लेवल जो है वो नॉर्मल है उनके सर्वाइवल के लिए, जैसे कैटल है, साल, पाइन और रोडेंट्स जो ये चीजें हैं, इनकी जो अगर हम पॉपुलेशन की बात की जाए, इनकी काउंटिंग की बात की जाए तो ये हमेशा से नॉर्मल रही है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो ये नॉर्मल स्पीसीज है। फिर आता है एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये वो स्पीसीज है जो कि एक्सटिंक्शन के लिए डेंजर में है, इनकी सर्वाइवल जो है डिफिकल्ट हो चुकी है। नेगेटिव फैक्टर को अगर खत्म नहीं किया गया तो इनकी पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल है, इंडियन वाइल्ड एस है, इंडियन राइनो है, लॉयन है। ये सब चीजें जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। फिर आता है
वल्नरेबल स्पीसीज, ये वो स्पीसीज है जिनकी पॉपुलेशन जो है एक लेवल पर खत्म हो चुकी है, जहां पर कि ये पहुंचते पहुंचते फ्यूचर में खत्म हो सकती है अगर नेगेटिव फैक्टर इसी प्रकार से कंटिन्यू रहा, लाइक ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गंगेटिक डॉल्फिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है रेयर स्पीसीज, वो स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और वो बहुत जल्दी जो है इस कैटेगरी में आ जाएगी कि वो खत्म होने वाली है अगर नेगेटिव एस्पेक्ट इसी प्रकार से कंटिन्यू करते रहे, जैसे कि हिमालय ब्राउन बियर है, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो है, डेजर्ट फॉक्स है या फिर हॉर्नबिल है। नेक्स्ट आता है एंडेमिक स्पीसीज, ये वो स्पीसीज है वो सिर्फ किसी पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती है नेचर और ज्योग्राफिकल बैरियर्स के अंदर, मतलब कुछ गर्मी में रहना अगर पसंद करते तो वो सिर्फ उन गर्म जगहों में मिलेगी, कुछ सर्दी में रहना, कोल्ड में रहने वाले एनिमल्स है वो कोल्ड में रहना पसंद करते हैं। और इस प्रकार के कुछ स्पीसीज है जिनमें अंडमान टेल, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मैथुन इन अरुणाचल प्रदेश, तो ये सब जो है इसके कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ये वो स्पीसीज है जिन्हें की खोज के बाद भी, सर्च करने के बाद भी नहीं पाया जा रहा है, वो है भी या नहीं इसके बारे में किसी को नहीं पता, शायद किसी भी लोकल एरिया से ये स्पीसीज खत्म हो चुकी है, किसी रीजन, कंट्री या फिर किसी कॉन्टिनेंट या फिर हमारी अर्थ के ऊपर से, लाइक स्पीसीज ऑफ एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हम देखेंगे कि नेचर जो है अब रिसोर्स में कन्वर्ट हो रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से, जैसे कि वुड, बार्क, लीव्स, रबर, मेडिसिन्स, डाइज, फूड, फ्यूल, फोडर, मैन्योर एक्सेट्रा, ये सब चीजें हमारे लिए अब एक रिसोर्स बन रही है जिसे कि हमने नेचर से लिया है। तो ये जो है हमारी ड्यूटी है जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ खत्म हो रही है उनकी रक्षा करें। ग्रेट डैमेज जो कि इंडियन फॉरेस्ट को कॉलोनियल पीरियड में हुआ था वो था कि रेलवे को एक्सपेंस किया गया, एग्रीकल्चर और कमर्शियल चीज़ों को बढ़ाया गया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और माइनिंग एक्टिविटीज़ की गई जिसकी वजह से फॉरेस्ट को कट डाउन किया गया। इंडिपेंडेंस के बाद भी एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन जो है वो कंटिन्यू रहा, जो कि सबसे मेजर कॉज था कि इंडिया के अंदर फॉरेस्ट रिसोर्स जो है वो धीरे धीरे कम होता चला गया। 1951 से 1980 के बीच में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया जो था उसे एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया गया इंडिया के अंदर। सब्सटेंशियल पार्ट जो है ट्राइबल बेल्ट के मान लो, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है उन्हें भी डिफॉरेस्ट और डिग्रेडेड किया गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे जूम या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, इसे हिंदी में स्थानांतरित कृषि, मीनिंग ऑफ स्थानांतरी, स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि, जहाँ पे कि एक एग्रीकल्चरल लैंड रेडी किया जाता है फॉरेस्ट को काट कर, फिर बाद में वहां पर एग्रीकल्चर किया जाता है। जब एक टाइम के बाद उनको लगता है कि अब इस मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है तो वो लोग इस जगह को छोड़कर नई जगह पर जाते हैं और इसी प्रकार के एग्रीकल्चर को कंटिन्यू करते हैं। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो भी कंट्रीब्यूट किया जिन्होंने फॉरेस्ट को लॉस करने में। 1951 से ओवर 5,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट जो था वो रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए क्लियर किया गया। फॉरेस्ट को क्लियर करना अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसमें कि 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया को खत्म किया गया है। माइनिंग दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन का। बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वेस्ट बंगाल के अंदर, उसको इस प्रकार के डोलमेटिक माइनिंग की वजह से पूरी तरीके से खत्म किया गया है। और इसी के साथ साथ नेचर हैबिटेट जो है अलग अलग स्पीसीज के लिए उनको भी काफी ज्यादा डिस्टरबेंस हुआ है इन चीजों की वजह से। माइग्रेशन रूट जो है कुछ अदर स्पीसीज का, जैसे कि ग्रेट इंडियन एलिफेंट है, उनके भी माइग्रेशन के ऊपर अब रूट का खत्म कर दिया गया है। बहुत सारे फॉरेस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो अपना एक व्यू रखते हैं कि ग्रेटेस्ट डिग्रेडेशन फैक्टर जो है फॉरेस्ट के डिप्लेटेशन का वो है ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन। बहुत सारे जो है सब्सटेंसेस जो है हमारे आर्ग्यूमेंट भी होते हैं इन चीजों के अंदर, जैसे कि रिमेन्स जो है सब्सटेंशियल पार्ट का, जैसे कि फ्यूल फोडर डैमेज हो रहा है वो जो है एंटायर ट्रीज को कट करने के बाद किया जा रहा है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो रिपोस्ट्रीज हो रहे हैं कंट्री के अंदर। फॉरेस्ट का प्रोडक्शन जो है या प्रोडक्ट जो हमें फॉरेस्ट से मिल रहे हैं, मिनरल्स जो हमें मिल रहे हैं या दूसरे रिसोर्स जिनसे कि हमारी डिमांड्स पूरी हो रही है,
उनको भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी में। और ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज है, जो अलग अलग चीज़ों को या फिर अलग अलग लोगों को जो फर्टाइल ग्राउंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि फर्टाइल ग्राउंड को किस जगह के लिए यूज़ में किया जाए, ये भी एक मेजर कोज है जिसकी वजह से फॉरेस्ट एरिया इंडिया के अंदर खत्म हो रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हंटिंग हो रही है, पोचिंग हो रही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, पॉइजनिंग और फॉरेस्ट फायर जो है, ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है इंडिया के अंदर कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के, वो है अनइक्वल एक्सेस, इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग। लोग जो है, हर एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है हमारे एनवायरमेंट को लेकर, कुछ लोग इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। अगर हर एक व्यक्ति एनवायरमेंट के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे तो फिर भी फॉरेस्ट को बचाया जा सकता है। ओवर पॉपुलेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, सिटीज जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में रोल प्ले किया है। एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम 40 टाइम्स रिसोर्स, जो कि एवरेज होता है सोमेलियन के, मतलब कि एक अमेरिकन जो है एक सोमेलियन कंट्री के व्यक्ति से 40 टाइम्स ज़्यादा रिसोर्स को यूज़ कर रहा है। और साथ ही साथ रिचेस्ट जो है 5% इंडियन सोसाइटी जो है वो सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकल डैमेज में अपना रोल प्ले कर रही है, क्योंकि जो रिचेस्ट लोग हैं वो रिच क्यों है, वो रिच हैं तो उनका ये मानना है कि रिसोर्सेज पे उनका कंट्रोल है, रिसोर्स के ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए वो सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकल डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि जितना अमाउंट वो कंज्यूम कर रहे हैं उसका 25% ही एक पुअर जो व्यक्ति है वो ले सकता है। फॉर्मर शेयर जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एनवायरमेंटल वेलबींग की, वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कंज्यूम कर रहा है, क्या कंज्यूम कर रहा है, कहाँ से कर रहा है और कितना कर रहा है। डिस्ट्रक्शन जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का, वो एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है केवल, बायोलॉजिक लॉस के साथ साथ स्ट्रांगली ये जो है एक प्रकार से कल्चरल डाइवर्सिटी का भी खत्म होना माना जाता है। इस प्रकार के लॉसेज जो है वो मार्जिनलाइज्ड या फिर इम्प्रोवाइज्ड इंडिजिनियस काम जो है, जैसे कि फॉरेस्ट डिप्लोमेशन कम्युनिटीज जो है वो डायरेक्टली क्या कर रही है, वेरियस कंपोनेंट जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के उनके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि फूड है, ड्रिंक है, मेडिसिन है, कल्चर है या फिर स्पिरिचुअलिटी है। तो अगर एक पुअर विमेन मैन अफेक्ट हो रहा है इन सब चीज़ों से, क्योंकि जो रिच है वो रिच है और रिसोर्सेज को यूज करके रिच और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, लेकिन पुअर जो है जो इन रिसोर्सेज को यूज में नहीं ले पा रहे हैं उनकी लाइफ के ऊपर इसका अफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। बहुत सारी सोसाइटीज़ में विमेन जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें फ्यूल का कलेक्शन करना है, फोडर लेके आना है, वाटर या फिर कुछ दूसरे सब्सटेंसेस नीड जो है, जो हमें हमारी ज़रूरतें पूरी कर रही है, सब्सिस्टेंस ज़रूरतें, उन सबको इकट्ठा करना सिर्फ और सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी मानी जाती है। एज दीज रिसोर्सेज आर डिप्लेक्टेड, क्योंकि खत्म हो रहे हैं तो फिर वुमेन जो है वो कई बार क्या करती है, 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर जाती है इन रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, और जिसकी वजह से उनको हेल्थ प्रॉब्लम होती है वुमेन्स को, और कई बार घर और बच्चों के चक्कर में वो अपनी हेल्थ इश्यूज को छोड़ देती है, क्योंकि हाउस वर्क ज़्यादा होता है तो इसीलिए वो इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं ले पाती और हेल्थ इश्यूज बढ़ते चले जाते हैं। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है डिग्रेडेशन का वो है, जैसे कहीं पर ड्रॉट पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, डिफॉरेस्टेशन होना, पेड़ों को काटना, और जिसकी वजह से फ्लड्स आती है, बाढ़ आती है, जिससे कि पुअर जो है सबसे ज़्यादा परेशानी उठाते हैं। पॉवर्टी जो है केसेस में वो डायरेक्ट आउटकम है, क्योंकि एनवायरमेंटल अगर डिस्ट्रक्शन होगा तो गरीब लोगों में गरीबी आएगी। कुछ ऐसे लोग जिनकी लाइफ एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट है, अगर एनवायरमेंट खत्म होता है तो उन लोगों की गरीबी भी बढ़ेगी। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है वो सबसे विटल रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए और एनवायरमेंट के लिए हमारे सब कॉन्टिनेंट में। तो इसीलिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन जो है उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज जो है वो अपनानी चाहिए, अडेप्ट करनी चाहिए, जिसमें कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। अब हम ये पढ़ेंगे कंजर्वेशन जो है वो क्या है, एक रैपिड डिक्लाइन है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का और फॉरेस्ट्री का, जो कि हमारे लिए काफ़ी एसेंशियल है, और उसको कंजर्व करना, सुरक्षित रखने के लिए ये जो है कुछ स्ट्रेटजीज अपनाई गई है। लेकिन हमें अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की ज़रूरत क्या है?
कंजर्वेशन जो है वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को रिजर्व करके रखती है और लाइफ को सपोर्ट करने वाले सिस्टम है जैसे वाटर, एयर और सोइल, उन सबको भी प्रोटेक्ट करती है। इसी के साथ साथ जो डाइवर्सिटी है प्लांट और एनिमल्स की, जो कि अलग अलग स्पीसीज के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी ब्रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट, उनको भी प्रिजर्व करके रखती है। लाइक एग्रीकल्चर जो है वो स्टिल डिपेंडेंट है कहाँ पे, एग्रीकल्चर जो हमारी ग्रामीण पॉपुलेशन है वहाँ पर क्रॉप की अलग अलग वेराइटी जो है ट्रेडिशनली लगाई जाती है। फिशरीज जो है वो हेविली डिपेंडेंट है मेंटेनेंस के ऊपर, जहाँ पे कि बायोडाइवर्सिटी का होना जरूरी है। 1960 और 1970s में कंजर्वेशनिस्ट जो है उन्होंने डिमांड की कि एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम बनाया जाए। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड कब, 1972 में, जहाँ पे कि वेरियस प्रोविजंस बनाए गए किस प्रकार से हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ऑल इंडिया लिस्ट जो है उसमें प्रोटेक्ट करने वाली स्पीसीज का नाम डाला गया, उसे पब्लिश किया गया। प्रोग्राम जो है वो प्रोटेक्टिंग और रिमेनिंग जो पॉपुलेशन है उसको किस प्रकार से सेव करके रखा जाए या फिर हंटिंग को कैसे बैन किया जाए, इस चीज के ऊपर मेनली फोकस किया गया। उसी के साथ साथ लीगल प्रोटेक्शन जो है वो कौन कौन से हैबिटेट्स को देना है इसके ऊपर बात की गई। रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए वाइल्ड लाइफ के ट्रेड पर, कुछ लोग पशुओं को मारकर उसकी स्किन की या फिर उसकी हड्डियों की, या जैसे हाथी दांत है, आइवरी है, उसका ट्रेड करते हैं, इसके ऊपर बैन लगाया जाना। तो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है उन दोनों ने ही कुछ नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टेब्लिश की, जिनके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट जो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए, जो कि कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए ही थे, जो कि अब खत्म होने के कगार पे है, लाइक टाइगर, वन हॉर्न डायनासोर, कश्मीर स्टैग और हुंगल इसे कहा जाता है। क्रोकोडाइल की टाइप्स जो है, जो फ्रेश वाटर में, साल्ट वाटर में, और घड़ियाल जो होता है, एशियाटिक लॉयन है, और कुछ दूसरे एनिमल्स भी हैं। मोस्ट रिसेंटली इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक जो है जिसे चिंकारा भी कहा जाता है, या फिर गुडवान, या फिर जिसे इंडियन बास्टर्ड भी कहा जाता है, स्नो लेपर्ड है, इन सब चीज़ों के लिए जो है फुल लीगल प्रोटेक्शन तैयार किया गया, ताकि हंटिंग और ट्रेड जो है इंडिया के अंदर इन चीज़ों का बंद किया जा सके।